सभी डाइनिंग हॉल में बैठ करके नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी विजय कहने लगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। और वह इतना कह करके चला जाता है। सरोजनी जी कहने लगी, पहले अच्छे से आप नाश्ता तो कर लीजिए। पर विजय कहने लगा, दादी माँ, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है। और वह चला गया। आशी और मधु भी आज कॉलेज नहीं बल्कि ऑफिस जाने वाली थी, और वह भी अर्नव के साथ। सिमरन और अजय अपने घर जाने वाले थे। अजय कहने लगा, आशी आप भी चलो, शाम में क्या रखा है, बहुत सारे शॉपिंग करनी है, तो हम चल कर के शॉपिंग करते हैं ना। इतना सुनकर कि अर्नव कहने लगा, नहीं भाई रहने दो ना, मुझे ज़रा ऑफिस में काम है और मैं हूँ न शॉपिंग करवाने के लिए। मैं आशी को शॉपिंग करवा दूंगा, अब तुम टेंशन नहीं लो। यह देख करके सरोजनी जी स्माइल करने लगी। किशोर जी कहने लगे, अर्नव इतना अब टेंशन क्यों ले रहे हो, आशी को तो जाना ही है ना शाम को, फिर क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हो आप। आशी भी अपना सर नीचे करे हुए बस मुस्कुराए जा रही थी। मधु भाई आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, चाहे तो आप आशी भाभी के यहाँ ही चलकर रहा जाए। वह लोग लड़के वाले के यहाँ शादी नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, आप तो वहाँ जाकर के शादी कर सकती हैं ना। और वैसे भी आपको ही जाकर के शादी करके लानी है ना आशी भाभी को, तो आप ही चल जाएं वहाँ पर रहने के लिए। इतना सुनकर अर्नव मधु के पास गया और उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, वाह माय सिस्टर, क्या बात है, आप जो एडवाइस दी मैं तो बहुत ज़्यादा ही आज थैंक्सफुल हूँ, जो कि आपने इतना अच्छा सजेशन दिया मुझे। सब लोग नाश्ता कर लिए थे। आशी, मधु और अर्नव ऑफिस के लिए निकल गए। सिमरन और अजय भी घर के लिए निकल गए और घर पूरा खाली लगने लगा था। सरोजनी जी कहने लगी, सच में बच्चों के बिना तो घर बहुत सूना सूना लगने लगा है, जैसे काटने को दौड़ रहा है। निशा आप हैं तो मुझे थोड़ी अच्छा फील हो रहा है, वरना मैं तो दिन भर बुक्स या फिर सर्वेंट के साथ खाना बनाने में ही लग जाती थी। निशा जी, पर माँ अब आपसे कुछ नहीं करेंगी, बस आप बैठे रहिए, मैं हूँ ना यहाँ, सब संभाल लूँगी, सब देखभाल कर लूँगी। यह सुनकर सरोजनी जी निशा जी के सर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी, सच में ममता और शेखर ने आप में कुछ देखा, तभी तो उन दोनों ने आपको अच्छा समझ रहे थे, पर मैं ही कुछ टाइम के लिए गलत समझ रही थी, पर आप वैसे नहीं हैं। उधर अर्नव, आशी और मधु ऑफिस में पहुंच गए। अर्नव सीधा अपने कैबिन में चला गया, जैसे हर बार जाता था किसी राजा की तरह। पर आशी और मधु तो ऑफिस के बाहर ही रुक गए। मधु आशी का हाथ पकड़े हुए ऑफिस में घूमने लगी और देखने लगी कि सारे एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं। सब लोग मधु को जानते थे और उसके बर्ताव को भी अच्छे से जानते थे, इसीलिए उसके साथ अच्छे से पेश आते थे। वरना अगर अर्नव को कुछ भी बता देती तो अर्नव उसका बहुत अच्छे से खबर लेता। तभी एक लड़की आशी से जाकर के टकरा गई। अर्नव इस वक्त अपने कैबिन के विंडो से देख रहा था। वह लड़की अर्नव की असिस्टेंट हुआ करती थी, पर जब से बबलू उसका असिस्टेंट बना था तब से वह लड़की बहुत ज़्यादा ही अर्नव से गुस्सा रहती थी। अर्नव के बारे में जान गई थी कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है और वह कोई और नहीं बल्कि आशी है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ही मिसबिहेव करने की सोचने लगी थी, और वह आज कर भी रही थी। जैसे ही वह लड़की आशी से टकराई, मधु चिल्लाते हुए उसे बोली, तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या कि इतनी बड़ी लड़की के सामने जाकर के टकरा गई। वह लड़की कहने लगी, पर मैंने तो देखी थी, पर यह लड़की नहीं देखी। मधु चलो जल्दी से इन्हें सॉरी बोलो, तुमने सुना नहीं। वह लड़की अपनी फाइल उठाई और सीधा वहाँ से चलती बनी, पर फौरन से मधु उसके हाथों को पकड़ ली और कहने लगी, कहाँ चलती मैडम, पहले इन्हें सॉरी बोलो। इतना सुनकर के वह लड़की भी मधु का हाथ झटके से अपने हाथों से हटा दी और अपना हाथ छुड़ा ली और कहने लगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, आप होंगे यहाँ की महारानी, पर मैं भी ऐसी वैसी इंसान को सॉरी नहीं बोल सकती हूँ, और वह भी ऐसी लड़की को जिसके न ही फैशन के बारे में पता हो और न ही चलने फिरने का ढंग पता हो, गवारों की तरह उठकर चल देती है, वह भी इस तरह से सूट में। ऐसे सूट कौन पहनते हैं। अभी वह बोल ही रही थी कि उसके पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई, और क्या कहा तुमने, जरा दोबारा कहना तो। बल्कि यह कोई और नहीं अर्नव था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफी के सामने ज़बान लड़ाने की? तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुमने क्या सोच के रखा है इस तरह से जवाब दिया? मधु जो कह रही थी उसे क्यों नहीं पूरा किया? अभी के अभी तुम इनसे माफ़ी मांगो। पलक, मैंने कहा अभी के अभी आरसी जी से माफ़ी मांगो। उस लड़की का नाम पलक था। वह आंखों में आंसू लिए हुए आरसी से सॉरी तो बोली, पर उसके बोलने में अभी भी अकड़ था। फिर भी अर्नव उसे अकड़ को इग्नोर करते हुए कहने लगा, आइंदा से तुम इस तरह से कभी भी बात नहीं करोगी, समझी? वरना तुम समझ सकती हो कि अभी वह इतना कह ही रहा था कि आशी कहने लगी, रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। अर्नव आशी के हाथों को पकड़ते हुए कहने लगा, नहीं आशी, आप जान रही हैं अभी वह इतना बोल ही रहा था कि पलक कहने लगी, इस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से आपने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को नहीं समझा, अपने आप को समझते क्या हो? इस लड़की को मेरे सामने ला कर के आप क्या साबित करना चाहते हो? अर्नव बस इस वक्त पलक को ही देखे जा रहा था कि वह क्या बोल रही है, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वह कितना गुस्से में था, क्योंकि उसकी आशी की इंसल्ट जो हुई थी सबके सामने वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते उसने पलक को एक थप्पड़ दे मारा। पलक तो कभी सोची भी नहीं थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। अर्नव बबलू को बुलाया और इस वक्त उसे पलक को अपने ऑफिस से दफ़ा कर दिया। बबलू से कहने लगा, आज के बाद यह लड़की इस ऑफिस में दिखनी नहीं चाहिए। पलक आंखों में आंसू लिए हुए बस उस ऑफिस से बाहर निकल गई। वह कभी नहीं सोची थी कि उसे इस तरह से जलील करके धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, पर वह भी तो ऐसे आकर के अकड़ दिखा रही थी जैसे कि खुद को इस ऑफिस की महारानी समझ रही हो। मधु खुश थी कि पलक बाहर चली गई इस ऑफिस से, क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि आशी के साथ कोई भी मिसबिहेव करे। आशी जैसी भी थी बहुत ही संस्कारी थी। मधु कैबिन में आते हुए कहने लगी, उसको किसने हक दिया है भाई कि वह आशी भाभी के बारे में इस तरह से बात करे? आशी भाभी औरों की तरह मॉडल या फिर रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहनती हैं, और तो इसका मतलब है कि यह गंवार है, इन्हें कुछ नहीं आता है, बल्कि आशी भाभी को तो वह सब आता है जो कि इन लड़कियों को नहीं आता। अर्नव इस वक्त मधु को गुस्से में देख करके उसके पास आया और कहने लगा, रिलैक्स मधु, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, मुझे पता है कि वह लड़की क्या थी और क्या सोचती है आशी के बारे में। मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मेरी आशी मेरे लिए क्या है। और रही बात ड्रेस की, तो मेरी आशी इन्हीं कपड़ों में बहुत ज़्यादा ही एंजल लगती है। बाकी और लड़कियां क्या ड्रेस पहनती है मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है। आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं और लड़कियों की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता, और यह लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने इसे बहुत पहले ही इस बात के लिए डांट सुना दिया था, और मैं इसे साफ साफ बोल भी दिया था कि मैं तुम्हारे टाइप का बिल्कुल भी नहीं हूँ, अपने टाइप का ही तुम ढूंढो। मुझे तुम जैसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, बल्कि मुझे किसी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। पर उसे इस बात की खुन्नस थी कि मैं आशी जैसी लड़की से कैसे प्यार करने लगा, और मैं उसे अपनी वाइफी भी बनाने के बारे में सोच लिया, पर उसके सोच लेने से मेरा इरादा बदलने वाला नहीं है। आशी इस वक्त अर्नव को ही देख रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। मधु कैबिन के सोफे पर बैठ गई। तभी कैबिन में बबलू आया और कहने लगा, सर आपको कुछ काम था? इतना सुनकर कि अर्नव कहने लगा, हाँ, तुम मधु के साथ मधु के कॉलेज में चले जाओ, 2 असाइनमेंट है, उन दोनों को सबमिट करना है, तुम उनके साथ जा कर के वह सबमिट कर दो। बबलू कहने लगा, ओके सर, और मधु के साथ चला गया। आशी इस वक्त अर्नव से दूर उसके कैबिन में खड़ी दीवार से टिक लगा के बस अर्नव को ही देख रही थी। अर्नव आशी के करीब गया और उसके हाथों को अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगा, मेरी जान, नहीं मानिएगा प्लीज़, उससे लड़की की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। इस शहर की लड़कियों को तो आपको पता ही है कि किस तरह से रवैया रखती हैं। आज उन्हें मैं चाहिए तो कल कोई और। आशी, मुझे पता है कि इन लड़कियों को क्या चाहिए। यह लड़कियों को आप में इंटरेस्ट है क्योंकि आप जो इतने हैंडसम हो, पर उन लड़कियों को यह नहीं पता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, सच में मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा
समझदार हैं। और रही बात आपकी ड्रेसअप की, तो आप इन लड़कियों से बेहद ही अलग हो। आप सूट में बहुत ही प्यारी लगती हैं। मुझे बाकी कोई भी ड्रेसअप की ज़रूरत नहीं है, और जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो, जो पहनना चाहती हो, आप पहन सकती हैं। उन लोगों को नहीं पता कि हमारी संस्कृति इन ढके हुए कपड़ों में ही है। पर इस मॉडल की दुनिया में खुद को हाई फाई दिखाने के शौक़ है। जितनी बॉडी रिवीलिंग हो सके उन्हें दिखाना उन्हें फ़ैशन मानते हैं, पर मैं नहीं मानता हूँ। मुझे आप जैसे ही कोई चाहिए थी और आप मुझे मिल गई। आशी को अपने गले लगा लिया और उसे सोफ़े पर बैठाते हुए कहने लगा, आप कुछ खाएंगी? मैं मंगा दूँ आपके लिए? आशी, नहीं, पर हमें माँ के घर जाना है ना। इतना सुनकर के अर्नव के चेहरे पर फिर से उदासी आ गई। वह कहने लगा, प्लीज़ बेबी, आप इस तरह से अभी मत बोलिए ना। अभी शाम को मैं जाते हुए आपको घर पर छोड़ दूंगा। आप प्लीज़ मेरी जान मत लीजिए ना। आशी बस अर्नव को ही देख रही थी। अपने हाथों से अर्नव के फेस को पकड़ के उसके माथे पर किस कर ली और कहने लगी, मुझे पता है कि आप इस तरह से परेशान क्यों हो रहे हैं, पर आप ही बताइए, शादी की रस्में वहाँ होगी तो फिर आप कैसे रहेंगे? अर्नव, मैं आपके हर वक्त कांटेक्ट में हूँ और मैं हमेशा आपके साथ फ़ोन से बातें करते रहूँगा। यह भी फील ले लेते हैं हम लोग एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से तो मैं आपके पास ही रहा हूँ ना, इसलिए मुझे आदत पड़ गई है। 4 दिन तक मैं थोड़ा दूर रहकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात तो करूँगा ना, और छुप छुप कर बातें करूँगा। उसका मज़ा ही अलग होगा। यह सुनकर के आशी मुस्कुरा दी। आशी का मुस्कुराहट देख कर के अर्नव मुस्कुरा उठा। तभी आशी के फ़ोन पर कॉल आई। वह फ़ोन लता जी का था। आशी फ़ोन उठाकर स्पीकर पर डाल दी। लता जी, आशी बेटा, आप लोग आ रहे हो? तभी अर्नव कहने लगा, आंटी, मैं शॉपिंग करवाकर आशी को आपके पास छोड़ दूंगा। लता जी कहने लगी, अच्छा तो आपका मन है कि आप आशी को नहीं आने देंगे, पर बेटा शादी की तैयारी भी करनी है ना, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने घर से विदा करूँ, और यह रस्म कल से ही शुरू होने वाली है। अर्नव, आंटी जी, मुझे पता है कि आशी अब आपकी बेटी है, तो मैं माँ और बेटी के बीच में नहीं आऊँगा जब तक कि मेरी शादी नहीं हो जाती। अब पूरी शादी की जिम्मेदारी आपकी है। आप मेरी आशी का ख्याल रखेंगी और सारी तैयारियों में अच्छे से करेंगी। मुझे आप पर और अपनी होने वाली वाइफ से बहुत प्यार है। इतना सुनकर लता जी मुस्कुरा दी और कहने लगी, ओके बेटा, आप लोग टाइम से जल्दी आ जाइएगा और अच्छे से शॉपिंग भी कर लीजिएगा। आशी, ओके माँ। मधु कॉलेज गई है असाइनमेंट सबमिट करने। मधु के आते ही मैं आती हूँ आपके पास। लता जी, ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। आप सब लोग इतना कह कर के लता जी फ़ोन रख दी। अर्नव आशी को इस तरह देखकर अचानक से उसके गले लग गया। आशी पूरी तरह हैरान नज़रों से अर्नव को देखने लगी और कहने लगी, क्या हुआ आपको अर्नव जी? अर्नव की आंखें भर आई थी। आशी समझ गई कि अर्नव बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं उसको लेकर। आशी कहने लगी, अर्नव जी, मैं आपसे दूर नहीं बल्कि 2 दिनों की दूरी की वजह से मैं तो पूरी ज़िंदगी आपके पास रहने वाली हूँ ना, फिर आप इस तरह से उदास क्यों हो रहे हैं? मैं 2 दिन आपसे दूर हूँ तो क्या आप चाहते हैं कि मैं 2 दिन दूर ना रहूँ और फिर ज़िंदगी भर आपसे दूर रहूँ? अर्नव आशी की आंखों में देखते हुए, नहीं जान, ऐसा मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ, और कहने लगा, ओके चलिए हम शॉपिंग करने चलते हैं। मधु आ रही है, रास्ते में है। इतना सुनकर के आशी सोफे से उठ गई। अर्नव आशी का हाथ पकड़े अपने कैबिन से ऑफिस की तरफ निकल गया। सारे एम्प्लॉय इस वक्त नज़र झुका कर के बस तिरछे नज़रों से आशी और अर्नव को जाते हुए देख रहे थे। उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी कि अर्नव को नज़र उठाकर देखें। मधु भी आ गई और आशी, मधु और अर्नव शॉपिंग के लिए निकल गए। अर्नव जाते हुए कहने लगा, बबलू, ऑफिस का ख्याल रखना, कोई भी बात हो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे तो मुझे कॉल करना। हो सके तो विजय ऑफिस में आ सकता है, वह ऑफिस संभाल सकता है। इतना सुनकर के बबलू कहने लगा, ओके सर, विजय सर आ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, वरना मैं अकेले क्या क्या करूँगा। अर्नव बोल करके आशी और मधु के साथ शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। अर्नव आज मधु के लिए अपनी पसंद का हर चीज़ खरीद रहा था।
आरशी भी उसे बिल्कुल भी रोक नहीं रही थी, क्योंकि वह अर्नव के पसंद से ही हर चीज़ पहनना चाहती थी। वह चाहे मेहंदी का ड्रेस हो या फिर हल्दी का हो या फिर शादी का लहंगा ही क्यों ना हो। हल्दी, मेहंदी और फिर संगीत के लिए सारे ड्रेस, सब सारी ज्वेलरी मधु और आरशी के लिए ले लिया, पर शादी के लहंगे वह नहीं ले पाया और कहने लगा, मैं इस शादी के लहंगे को और मैं अपने शादी के सूट को एक साथ ही बनवाना चाहता हूँ और मैं अपने बहुत ही ख़ास डिज़ाइनर से इसे डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ। आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए। मधु कहने लगी, फिर भाई मेरा भी। तो अभी वह इतना बोली ही थी कि अर्नव कहने लगा, ओके बाबा, मुझे पता है कि आपके लिए भी वही डिज़ाइनर चाहिए, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। सारे शॉपिंग करने के बाद अर्नव कार में बैठा, मधु और आरशी भी कार में बैठी और वह घर की तरफ चल पड़ी। आरशी को आज लता जी के घर जाना था। आरशी पहली बार अजय यानी कि अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी। कुछ ही देर में आरशी अपने माँ के घर पहुँच गई। लता जी बहुत अच्छे से आरशी का स्वागत की। आरती की थाल लेकर आरशी को आरती उतारी और गृह प्रवेश करवाई। वह कहने लगी, आज मेरे घर मेरी लक्ष्मी आई है, तो मैं अपनी लक्ष्मी को तो अच्छे से स्वागत करूँगी ही ना। आरशी को अच्छे से स्वागत करके अपने साथ हॉल में लेकर गई। उसके साथ अर्नव और मधु भी थे। सिमरन भी हॉल में ही सब लोगों के साथ थी। वह यह देख कर के बहुत ज़्यादा ही खुश थी। आरशी और सिमरन वह तो बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। आरशी सब लोगों के गले मिली, अर्नव और मधु भी सबसे मिले। कुछ देर बाद अर्नव कहने लगा, आंटी जी अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। दादी माँ भी इंतज़ार कर रही होंगी, पर मैं घर कैसे जाऊं? मैं अपनी जान को तो यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ ना। मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बिना आरशी के आज तक तो उस घर में गया ही नहीं। जब गया तो आरशी मुझे उस घर में ही नज़र आई और दादी माँ भी आरशी का इंतज़ार करती हैं। सबसे पहले वह आरशी को ही बुलाती हैं। मधु, हाँ भाई सही कह रहे हैं आंटी, 4 दिन आरशी भाभी उस घर में नहीं रहेंगी तो बहुत ज़्यादा ही वह घर सूना सूना लगेगा। लता जी मधु और अर्नव के पास गई और कहने लगी, बच्चों मुझे पता है आरशी जब से आई हैं इस शहर में तब से आपके पास ही तो रह रही हैं, इसीलिए आपको थोड़ा उदास लगेगा, पर 4 दिन के बाद सारी रस्में होने के बाद शादी के बाद तो आरशी तो हमेशा के लिए आपके साथ ही रहने वाली हैं। मधु यह सुनकर के लता जी के गले लग गई और कहने लगी, आप सही कह रही हैं आंटी जी, मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि आरशी भाभी कब आरशी माँ बन कर के मेरे घर आई और मैं हर वक्त उन्हें अपने घर में देख सकूँ। आरशी भी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी, क्योंकि आरशी भी उस घर को मिस करने वाली थी। वह भी बहुत उस घर से प्यार और सम्मान पाई थी और आज भी पा रही थी। मधु और अर्नव आरशी को लता जी के घर छोड़कर चले गए। अर्नव काफ़ी उदास लग रहा था। वह खुराना पैलेस गया। सरोजनी जी, किशोर जी और निशा जी हॉल में बैठे हुए थे। जैसे ही मधु आई, सरोजनी जी कहने लगी, आओ मधु बेटा बैठो, आरशी कहाँ है, दिख नहीं रही। तभी उन्हें फिर से ख्याल आया कि आरशी तो लता जी के यहाँ गई है। तभी वह अपने होश में आई और कहने लगी, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ ना, आरशी तो 4 दिन तक वहीं रहने वाली है, फिर भी मैं भूल गई। अर्नव मुंह बनाए हुए ही अपने कमरे में जाने लगा। वहाँ पर सभी लोग समझ रहे थे कि अर्नव इस वक्त आरशी के लिए उदास था। वह सब समझ रहा था कि बस 4 दिन की ही तो बात है, फिर भी अर्नव आरशी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा था। इस घर में आरशी को ना देख करके वह बहुत ज़्यादा उदास था। तभी विजय आया और कहने लगा, क्या हुआ, इतना घर में सन्नाटा क्यों है? मधु कहने लगी, भाई आपको नहीं पता है, आरशी भाभी अपने मम्मी के यहाँ गई हुई हैं, इसलिए इस घर में इतने सन्नाटे हैं। वह रहती थी तो सच में कितना अच्छा लगता था ना। जब से इस शहर में आई थी तब से तो यहीं पर रह रही थी। विजय कहने लगा, अरे पागल हो क्या, सारी रस्में और शादी होने के बाद तो आरशी जी तो इसी घर में आएंगी ना, फिर टेंशन किस बात की है। और वैसे भी कल से तो सारे फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर सबको तो समय ही नहीं मिलने वाला है और जल्दी जल्दी रस्में होगी तो जल्दी ही आरशी इस घर में आ जाएंगी ना। यह सुनकर के सभी लोग हंस पड़े। अर्नव सीढ़ियों से उतरते हुए आया और कहने लगा, हाँ हाँ तुमको तो बस कहना है, तुझे तो सब पता है ना, जब तेरी दिव्या यहाँ से चली गई तो तेरा क्या हाल हुआ था। तभी सरोजनी जी विजय की तरफ देखते हुए, विजय दिव्या कौन है,
मुझे तो अभी तक कोई भी कुछ नहीं बताया है। विजय अर्णव की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम भी ना यार, तुम्हारे पेट में एक भी बात नहीं पचती है। सच में भाई नहीं हो, दुश्मन हो क्या मेरे? अर्णव स्माइल करते हुए विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तू तो बड़े मेरे मज़े ले रहा है, अब क्या हुआ, फट गई तेरी? किशोर जी बताओ विजय बेटा, कौन है दिव्या? विजय हकलाते हुए कहने लगा, दादाजी वो जनरल साहब की बेटी है। किशोर जी जनरल साहब? वही जो मेरा लंगोटिया यार था। तुम दोनों बचपन में एक साथ पढ़ाई करने जाते थे, साथ में रहते थे। विजय बस हाँ में सर हिला दिया। किशोर जी अरे वाह, तुम भी क्या हाथ मारा है, वाह बेटा। सरोजनी जी पर मुझे तो कोई कुछ बताएगा, कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा है, कोई समझाए मुझे। मधु दादी माँ मैं आपको बताती हूँ ना, विजय भाई की गर्लफ्रेंड कौन है? वह लंदन में पढ़ाई करती हैं, अपने पापा के साथ रहती हैं। उनके पापा लंदन में ही जॉब करते हैं, पर वह अगले महीने आ रही हैं और यहीं पर सेटल होंगी। उनका भी यहाँ पर रईसों वाले पहले से ही ठाट बाट हैं। दिव्या से विजय भाई बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तभी तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दिव्या के लिए ही इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि यह किसी और लड़की को देखते तक नहीं है। सरोजनी जी विजय यह सही है मधु जो कह रही हैं? विजय कुछ नहीं बोला, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। सरोजनी जी विजय का कान पकड़ते हुए कहने लगी, आप इतने शरारती कैसे हो गए, मुझे अभी तक पता नहीं। क्या आपको अपनी माँ को बताया है? निशा जी कहने लगी, हाँ माँ मुझे पता है, पर मैं चाहती थी कि विजय ही आपको यह सब बताए और आपकी ही मर्जी में मेरी भी मर्जी है। मैं बच्चों की मर्जी के खिलाफ़ नहीं जा सकती हूँ। आप जो फैसला लेंगी मुझे मंजूर होगा और विजय को भी। इतना सुनकर सरोजनी जी निशा जी को कहने लगी, बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे खुश रहने चाहिए बस। और दिव्या कौन है, मुझे उनसे मिलना है। विजय पर दादी माँ अभी तो वह लंदन से आई नहीं है, वह कुछ दिनों में आने वाली है, तो मैं आपसे मिलवा देता हूँ। और वह यह बात बहुत ही एक ही सांसे में कह दिया। यह सुनकर के सरोजनी जी कहने लगी, वाह बेटा आपने तो बड़ी जल्दी में ही इतने फास्ट बोल गए। सब लोग हंस पड़े और डिनर करने चले गए। उधर अर्णव का जो हाल हो रहा था वह तो अर्णव ही समझ रहा था कि वह आशी को बिल्कुल देख नहीं पा रहा था। आशी के कमरे में गया, वहाँ आशी को न पाकर वह उदास हो गया। फिर अपने कमरे में जाकर के आशी को कॉल करने लगा। आशी इस वक्त लता जी और बाकी सब घर वालों के साथ बैठ कर के गप्पे लड़ा रही थी, पर वह भी बहुत ज़्यादा ही अर्णव को मिस भी कर रही थी। कुछ देर बाद लता जी और कैलाश जी अपने कमरे में चले गए। फिर सिमरन और अजय भी सोने चले गए। आशी भी अपने कमरे में चली गई। वह देखती है कि उसके फ़ोन पर बहुत सारे अर्णव के कॉल आए हैं, क्योंकि वह अपना फ़ोन अपने कमरे में ही छोड़ दी थी। आशी तुरंत ही फ़ोन देखकर अर्णव को कॉल बैक करती है। अर्णव जग रहा था और अपने लैपटॉप पर कुछ ऑफिस का वर्क कर रहा था। आशी का फ़ोन देख करके अर्णव फ़ौरन से रिसीव किया और कहने लगा, आप कैसे हो बच्चा? और मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? आशी, क्योंकि मैं सब लोगों के साथ में हॉल में बैठे बातें कर रही थी और फ़ोन मेरे रूम में ही छूट गया था। आशी और अर्णव कुछ देर फ़ोन पर बातें करते हुए ही एक दूसरे के सांसें गिनते फ़ोन पर ही लगे रहे और दोनों नींद के आगोश में चले गए। सुबह होते ही अर्णव और आशी का मेहंदी था। अर्णव भी अपने मेहंदी और संगीत के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था किसी भी काम को करने में। वह हॉल में आया और कहने लगा, दादी माँ हम क्या अजय के घर जाकर के यह सारी रस्में नहीं कर सकते हैं? सरोजनी जी और किशोर जी इस वक्त अर्णव को ही देख रहे थे। विजय मुस्कुराते हुए कहने लगा, दादी माँ दादाजी मान जाइए, आज मेरे भाई की बात है और भाई को तो आशी को देखकर ही खुशी मिलेगी। वह आशी के बिना रह ही नहीं सकता है बिना देखे, तो फिर हम लोग चलते हैं ना। सरोजनी जी कुछ देर सोच करके कहने लगी,
मैं पहले से ही यह सब कुछ प्लान बना चुकी हूँ और लता जी और कैलाश जी से बात भी कर चुकी हूँ। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। यह सुनकर अर्णव सरोजनी जी के गले लग गया और कहने लगा, यू आर द बेस्ट दादी माँ, आप मेरी सबसे प्यारी दादी माँ हो। थैंक यू सो मच दादी माँ। इतना कहकर उनके माथे को किस कर लिया। सरोजनी जी, बस बहुत प्यार जता लिया, अब चले आपकी आशी के पास मिलने। यह सुनकर अर्णव का चेहरा लाल हो गया। मधु, अरे वाह भाई, आप शर्माते भी हैं क्या? वह इस तरह मधु के कहने पर मधु को मारने वाला होता है कि मधु यह कहकर के वहाँ से भाग गई और विजय के पीछे छिप गई। तभी अर्णव कहने लगा, विजय भाई, क्या आप ऑफिस गए हुए थे? विजय, हाँ मैं ऑफिस गया था। तुम अभी फ़िलहाल ऑफिस की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सारे फोकस तुम अपनी शादी और रस्मों पर करो। मैं ऑफिस संभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रहा बात उस मिस्टर कुमार का, तो मैं उसका भी ट्रीटमेंट कर दिया हूँ, वह अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचेगा। इतना कहकर वह सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। उधर आशी के यहाँ पूरी तैयारी हो रही थी। आशी सोच में पड़ गई, मैं कैसे अर्णव को देखूं और खुद को दिखाऊं, वह बिल्कुल सोच नहीं पा रही थी। अर्णव क्या कहकर गए हैं। फिर अभी इस सारी बातों को सोच ही रही थी कि अजय उसके कमरे में आया और कहने लगा, आशी, अर्णव के भी घर वाले यहीं पर आ रहे हैं, हमारे घर ही सारे फंक्शन होंगे। यह सुनकर के आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अजय इतना कहकर उसके कमरे में से चला गया। ऐसे ही पूरा दिन सब बातें करने में बिता दिए। लता आशी की मदद करती है कपड़े सिलेक्ट करने में। शाम को मेहंदी थी तो आशी रेडी होने के लिए रूम में चली जाती है। अर्णव और उसके फैमिली वाले भी आशी के घर पर आ चुके होते हैं। अर्णव आशी के घर पर ही रेडी होगा। मधु आकर के आशी के गले लगा ली और कहने लगी, आशी भाभी, आप कैसी हैं? आप तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं इस ग्रीन लहंगे में। भाई तो आपको देखकर पूरे लट्टू हो जाएंगे आप पर। इतना सुनकर आशी हंसते हुए कहने लगी, मधु आप भी ना। सिमरन और मधु आशी को लेकर नीचे आते हैं। सिर्फ कुछ मेहमान आए हुए थे। नीचे आती है तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। इतनी प्यारी जो लग रही थी आशी। आशी ने लाइट ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, बाल खुला छोड़ा हुआ था और हल्के मेकअप के साथ वह बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। लता जी और सरोजनी जी आशी को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। सिमरन और मधु आशी को स्टेज पर बैठाती हैं जहां मेहंदी लगाने वाली थी। अभी अर्णव नीचे नहीं आया था। लता जी आशी के कान के पीछे काला टीका लगाकर, किसी की नज़र न लगे मेरी बच्ची को, और माथा चूम लेती हैं। आशी उनके गले लग जाती है। लता जी आशी को अलग करके देखती हैं तो आशी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जो कि बाहर आने के लिए मचल रही थी। लता जी घबराकर उसके चेहरे को हाथों में लेकर, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही हैं, कुछ हुआ है क्या? आशी लता जी को घबराते देख करके अपना हाथ उनके हाथ पर रखकर, नहीं माँ, बस मम्मी पापा की याद आ गई, अगर आज वह होते तो ऐसे ही प्यार करते ना। आशी की बात सुनकर लता जी उसे गले से लगा ली। उनके आंखों में भी नमी उतर गई। सरोजनी जी उन दोनों को इमोशनल होते हुए देख रही थी। बस कीजिए आप दोनों, आज मेहंदी है, शादी नहीं है जो गंगा यमुना बहा रही हैं। सब लोग उनकी बात सुनकर हंसने लगे। लता जी आशी से अलग होकर आप भी न माँ, और खुद हंस देती हैं। सरोजनी जी मेहंदी वाली को देखकर, चलो लड़कियाँ मेहंदी लगाना शुरू करो। सरोजनी जी शगुन की मेहंदी लगाती हैं, फिर मेहंदी वाली लगाने लगती है। सरोजनी जी यह अर्णव कहाँ रह गए, उन्हें भी तो शगुन की मेहंदी लगानी होगी। मधु दादी माँ, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मधु उठ कर के अंदर जाती है तो अर्णव किसी से बात करते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। मधु भाई, क्या आज आपकी मेहंदी है और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, जल्दी चलिए। और उसके बिना बात सुने ही उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। अर्णव बाद में बोलकर फ़ोन कट कर देता है। वह और मधु गार्डन में आ जाते हैं। अर्णव आशी को एक नज़र देखा जो लता जी से बात करते हुए मेहंदी लगवा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रहा था। उसे लगा कि आशी को नहीं पता कि अर्णव यहाँ पर आया हुआ है।
सरोजनी जी अर्नव के पास आकर के, अर्नव चलो आप मेरे साथ। सरोजनी जी अर्नव को आरशी के पास बैठाकर उसके हाथों पर शगुन की मेहंदी लगाती हैं। आरशी जब अर्नव को देखती है तो देखती रह जाती है। अर्नव ग्रीन कुर्ता और वाइट पजामा पहना हुआ था। आज उसने अर्नव के पहली बार कुर्ते में देखा था। वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अर्नव भी इस समय आरशी को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। मेहंदी वाली की आवाज़ से आरशी की नज़रें अर्नव से हटती है। मेहंदी वाली, मैम दूल्हे का नाम क्या है? आरशी कुछ बोलती, तभी अर्नव ने बोला, अर्नव खुराना। आरशी अर्नव की ओर देखने लगी थी तो उसने आंख मार दी। आरशी शर्मा कर नज़रें नीचे कर ली। अर्नव उसे शर्माते देखकर मुस्कुरा देता है। तभी किसी का फ़ोन आ गया तो वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरशी की मेहंदी पूरी हो गई। लता जी, मधु और सिमरन ने भी मेहंदी लगवाई। सिमरन ने भी बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई। सरोजनी जी सबको देखकर कहने लगी, चलिए आप सब लोग खाना खा लीजिए। सब खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने का नाम सुनकर के आरशी को भी भूख लग जाती है। आरशी पहले खाना काउंटर की तरफ देखती है, फिर वह अपने हाथ को, उसका चेहरा उदास हो जाता है। तभी उसके आगे खाने की प्लेट आती है। खाने की प्लेट देख कर के उसके आँखों में चमक आ जाती है। वह सर उठाकर देखती है तो कैलाश जी हाथों में प्लेट लेकर के खड़े थे। कैलाश जी उसके पास बैठते हुए, आपको भूख लगी थी ना? कैलाश जी ने उसे खाने की तरफ देखते हुए देख लिया था। आरशी हाँ में सर हिला देती है। फिर वह मुंह लटका करके हाथ आगे कर देती है। कैलाश जी कोई बात नहीं है, मैं खिला देता हूँ। वह एक निवाला आरशी के मुंह की ओर बढ़ा देती हैं। आरशी नम आंखों से उनको और फिर निवाले को देखती है। कैलाश जी क्या हुआ बच्चा, खाओ। आरशी ना में सर हिला करके खा लेती है। उसका कैलाश जी से दो रिश्ता था, एक मौसा जी का और एक पापा का। वह कैलाश जी को अपने पिता की तरह देखने लगी थी। कैलाश जी आरशी को खाना खिलाते हैं और सर पर हाथ रखकर चले जाते हैं। यह सब होते हुए दूर से अर्नव भी देख रहा था कि आज आरशी को उसके मम्मी और पापा का प्यार मिल रहा है और इसीलिए वह दूर से ही यह सब देख रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा के बीच आए, क्योंकि वह रस्में जो होती है वह माँ और बाप से जुड़ी हुई होती है। बेटियाँ तो उनके दिल के करीब होती है, पर आरशी को तो माँ और पापा का प्यार भी नहीं मिला और लता जी कैलाश जी को भी बेटी का प्यार नहीं मिला। इसीलिए अर्नव नहीं चाहता था उन्हें डिस्टर्ब करे। बस वह दूर से आरशी को देखकर ही खुश था और वह तो आरशी को अपनी आंखों के सामने देखना ही तो चाहता था। इसीलिए वह इस वक्त शांत था। अर्नव आरशी के पास आकर बैठ जाता है। आरशी आप कहाँ गए थे? अर्नव वह कुछ ज़रूरी कॉल आ गया था। आरशी आपने खाना खाया? अर्नव नहीं, आपने खाया? आरशी हाँ, वह पापा ने खिला दिया मुझे। तभी मधु आती है और कहने लगी, भाई आपको दादी माँ खाने के लिए बुला रही हैं। आरशी की बात अधूरी रह गई। अर्नव कहने लगा, हाँ चलो मैं आता हूँ। मधु वहाँ से चली गई और अर्नव कहने लगा, आप यहीं रिलैक्स करिए, मैं बस दादी माँ के साथ खाना खाकर आता हूँ। आप ठीक तो है ना? आरशी कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसके माथे को किस कर लिया और वह सरोजनी जी के पास जाने के लिए उठा ही था कि आरशी उठने लगी, पर भारी लहंगा होने के कारण उठ नहीं पा रही थी। अर्नव उसकी मदद करता है और उसे उसके कमरे तक छोड़कर आने वाला होता है कि आरशी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगी, अर्नव जी आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आप तो पहले मुझे देखकर मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते हैं, पर आज इतना बात सुनकर अर्नव उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसे अपने हाथों के झटके से अपने और करीब कर लिया। यह इतना जल्दी हुआ कि आरशी समझ ही नहीं पाई और वह अर्नव की तरफ खिंची चली गई और उसके सीने से लग गई। अर्नव अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके कान के पास कहने लगा, मेरी जान, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको आज डिस्टर्ब करूं, क्योंकि आप इतनी प्यारी जो लग रही हैं। अगर मैं डिस्टर्ब करने लगूंगा तो फिर मैं आपको अपने आप से दूर नहीं कर पाऊंगा और फिर मुझे घर भी तो जाना है ना। आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। फिर अगर परेशान करूंगा तो मनाएगा कौन? इतना कहकर आरशी के माथे पर किस कर लिया। आरशी भी शर्मा कर उसके सीने से लग गई। तभी सिमरन उनके कमरे में आई और आते ही सीधे
सीधे दरवाज़ा खोलकर आशी को अर्नव को गले लगे हुए देख ली और कहने लगी, सॉरी मुझे नहीं पता था, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इतना सुनकर आशी अर्नव से दूर हुई और कहने लगी, कोई बात नहीं है भाभी, आप आइए। आशी के गाल पूरे लाल हो चुके थे। सिमरन कहने लगी, अर्नव जी आपको दादी माँ बुला रही हैं, खाना खा लीजिए और फिर घर भी तो जाना है ना। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, ओके सिमरन भाभी जी, मैं आ रहा हूँ, बस अब 2 मिनट मुझे दे दीजिए। इतना सुनकर सिमरन वहाँ से चली गई। आशी को अर्नव अपनी बाहों में लिए हुए उसे बेड पर बैठाता है और फिर खुद भी बैठ जाता है और कहने लगा, सच में आप बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही हैं, मैं क्या कहूँ। चलिए मैं अब चलता हूँ। और फिर से आशी को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, बस 2 दिन और बच्चा, उसके बाद आप हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी और मैं आपको कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। इतना सुनकर आशी भी अर्नव को गले लगा ली और उसके माथे को किस करना चाहती थी, पर उसके हाथों में तो मेहंदी लगी हुई थी। वह इशारे से अर्नव को नीचे अपना सर झुकाने को बोली। अर्नव भी समझ गया